तो क्लास आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर। और आप आज शुभम मैम के साथ में अपने एनसीईआरटी की क्लास 7 चैप्टर 7 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है आपका जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, इस चैप्टर में हम रीडिंग करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से बन सकते हैं तो वहाँ पर हम एक रिवाइज मारेंगे। मैं सेकंड रीडिंग भी करूंगी वहाँ पर अच्छी तरह से, और फिर वहाँ पे हम अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे और आप भी हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 और 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ पर जो हमने अभी रीडिंग की उसमें बस इतना सा बताया गया है कि हमने जो 2, 3, 4 में जब चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, उसमें हमने देखा था ना किस तरह से आपके जो नए नए राजवंशों का उदय हो रहा है ना। फिर हमने दिल्ली सल्तनत में कितने आपके मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का उत्थान किया, उदय हुआ उनके साम्राज्य का। फिर हमने 4th चैप्टर में भी देखा मुगल कालों का भी उदय हुआ। ठीक है, ये तो उदय हो रहा है, मतलब राज्य को उदय भी हो रहा है और पतन भी हो रहा है। ठीक, तो यह तो अपना चल ही रहा था। ठीक है, यह अपना चला था इसमें, परंतु इसी बीच में जो शहर हैं, समृद्ध शहर भी हैं और जो गांव भी है ना, तो इसी के बीच में पतन उत्थान पतन के बीच में इन समृद्ध शहरों में और गांव में कई जो कलाएं हैं, जैसे कि आपकी दस्तकारियां हो गई, उत्पादक गतिविधियां हो गई, है ना, मतलब जो आपकी कृषि विभाग से हो गए। ठीक है, तो वो सारी की सारी अपने अच्छे तरीके से अपने ही लेवल में अच्छी तरह से फल फूल रही थी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो चल रही थी, उनके हिसाब से बेटर था। ठीक है, अब एक लंबे समय में क्या हुआ, लंबे समय के अंतराल के बाद में राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी वहां पे होने लगे। अब जो परिवर्तन जो यहाँ पे हो रहे हैं ना, वो हर जगह एक समान नहीं हो रहे, कहीं ज्यादा हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हो रहे हैं। ठीक है, जो ज्यादा समृद्ध समाज है वो और समृद्ध हो रहे हैं। ठीक है, या तो फिर जिन समाज में और समृद्ध हो रहे हैं अच्छी तरह से, और कुछ समाज है जो वो जिनके पास जिस हिसाब से उनके पास ज्ञान है, उनके पास समझ है, उनके पास जरूरतों की वस्तुएं हैं, तो वो उस हिसाब से उनका समाज विकसित हो रहा है। तो यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही हमें बस इस चैप्टर में समझना है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चल हम आगे। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। अब यह जो हमारा उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। इस महाद्वीप में क्या है कि ब्राह्मणों द्वारा, जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा तो पहले से समाज में बंटवारा हो रखा था। ठीक है, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये जो नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच और नीच इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। अब जो ब्राह्मण द्वारा जो समाजों में जो उच्च नीच के नियम बनाए गए थे, इनको स्वीकृति मिल गई थी राजाओं की भी। राजाओं ने भी इन नियमों को स्वीकृति दे दी थी, अपनी सहमति दे दी थी, जिस कारण से समाज में ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब की जो एक फासला है दोनों के बीच में, और भी बढ़ गया। ठीक है, और इस तरह का समाज और भी ज्यादा जटिल हो गया कब, जब आपके दिल्ली सुल्तान थे और मुगल थे यहाँ पे। बड़े शहरों से बड़े जनजातीय समाज, अब जितने भी बड़े शहर थे उनसे बड़े भी एक समाज है। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। जहाँ बड़े बड़े समाज है, बड़े बड़े समृद्ध शहर है, वहाँ एक कोने में एक ऐसी जगह, एक ऐसा समाज भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, एक रह रहा है, जो एक अलग ही समाज है, जो अब ठीक है। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो कि जो जनजातीय समाज थे, ये ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल बनता है। ओके, चलिए। अक्सर ऐसे समाज को ही जनजातियां कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियां के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक भी थे। अब इनमें से जो जनजातियां हैं, इनमें से लोगों ने कुछ कुछ लोग खेती भी करते थे और कुछ लोग शिकारी भी थे और कुछ लोग संग्राहक भी थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। अभी लोग अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए
ठीक है, मिला जुला रूप अपनाते, मतलब प्रकृति को ज्यादातर इन लोग नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और कुछ जनजातियां खाना बदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। अब यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अब इनमें भी नियम थे, जनजातीय समाज में भी इन्होंने भी अपने परिवार के लिए अपने एक समाज में एक नियम बना रखे थे। जिन नियमों से ये लोग अपनों के बीच में हर कार्य का बंटवारा भी करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। इस उपमहाद्वीप में कई ऐसी बड़ी बड़ी जनजाति जो फैल रही थी, फली फूल रही थी। वे कहाँ कहाँ रहते थे? वे लोग जंगलों में भी पाए जाते थे, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर भी ये लोग निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। अब इन इन जातियों में भी, इनसे भी अधिक शक्तिशाली थे जनजातीय समाज में ही, उनसे भी एक अधिक शक्तिशाली उन्हीं के समाज में उनका होता था, तो उनके साथ इनका टकराव भी होता रहता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलग संस्कृति को भी बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अब ये दो जनजातीय के समाज में उनकी ही उनमें ही जो और अन्य लोग थे जो ज्यादा ताकतवर थे, तो वे लोग टकराव भी करते थे, किंतु वे लोग अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। उनके लिए उनमें जो टकराव होते थे, करते थे वे लोग आपस में, तो वो उनकी जरूरतों से ऊपर नहीं थी। ठीक है, तो वो अपने जरूरतों के लिए वो टकराव भी भूल जाते थे और वे अपने संबंध अच्छी तरह से बना के समाजों में एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, और समाजों में धीरे धीरे यही बदलने का काम उन्होंने किया। इन्हीं दोनों की संबंध ने ही समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वार्षिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। अब यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं, जरूरी है। जो जनजातीय लोग थे, इनके पास में लिखित दस्तावेज नहीं थे, क्योंकि ये लोग लिखना तो जानते नहीं थे, न पढ़ना जानते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वार्षिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। यानी कि ये लोग जो बोलकर मौखिक रूप से, जो वे लोग जो भी उनके रीति रिवाज थे, उनको मौखिक रूप से एक अपने आने वाली पीढ़ी को बोलकर सिखाते थे और उनसे उनको संरक्षण करने के लिए भी कहते थे, और वे लोग संरक्षण करते भी थे अपनी परंपराओं का। और यही जो परंपराएं हैं इनकी, इनको विरासत में मिलती थी इनकी अगली पीढ़ी को। आज के इतिहासकार, यहाँ से भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। दस्तावेज जनजाति के पास नहीं थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ के बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पीछे का क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से बन सकता है। पंजाब में खोखर जाति थी, ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन गया, और जो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। बाद में इसी पंजाब में आपका गखर आपका जनजाति आई, जिसके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। ठीक है, यहाँ पर यह दोनों पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ मैप है आपका, मैप में आप एक बार देख लो जो आपकी जाति है, यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है आपकी। एक गखर हो गई, खोखर, आपका लंघा, अर्जुन, भील, कोली, गोंड, औरों मुंडा, अहोम, खासी, नागा, आपकी ये भील मध्य में, ये सारे आपके यहाँ पे आपके संताल जनजाति। तो ये सब आपकी जनजाति है, इसको आपको देख लेना, धीरे करके नीचे भी आप देख लो, मैप से जल्दी याद होगी चीजें। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलूच। यहाँ पे आप लगा लो पीटी का, उत्तर पश्चिम में कौन सी जाति थी? शक्तिशाली बलूच। यहाँ तक का पीटी बन जाए। ये लोग अलग अलग मुखियों मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे।
अब जो बलोच जाति थी ये छोटे छोटे कई कुलों में बटे हुए थे। इनके मुखिया पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरिया की जनजाति रहती थी। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी में भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां प्रभुत्व था। उत्तर पूर्व में कौन सी आपके नागा और अहोम? यहाँ भी आपका पीटी का निकल रहा क्वेश्चन। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1991 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। अब यहाँ पर 12वीं सदी यहाँ पे चल रही है। 12वीं सदी तक बिहार और झारखंड के इलाकों में चेर सरदार शाहियों का एक वंश था जो उदय हो चुका था, एवं इनको ही बादशाह अकबर के जो सेनापति थे राजा मान सिंह, उन्होंने क्या किया 1951 में इन चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त भी किया, उन्हें लूटा भी, अच्छा खासा माल भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया, किंतु वे अधीन उनको नहीं बना पाए। तो यहाँ से भी आपका पीटी बन सकता है ना कि यहाँ पर चेर में कौन सा बना नहीं पाया। औरंगजेब के औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने सॉरी यार, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। मान सिंह ने अकबर के समय में अधीनस्थ नहीं बनाया था, परंतु हाँ लूट लिया था, किंतु उसके बाद में जो औरंगजेब है जो मुगल में, उसने चेर पर आक्रमण भी किया और उसके किलों को कब्जा कर लिया और उस जनजाति को, चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो औरंगजेब द्वारा अधीनस्थ बनाया गया चेर जनजाति को यहाँ से पीटी बन सकता है। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां में मुंडा और संताल थे। तो हमने बिहार और झारखंड देखा, तो यहाँ पे कौन सी जाति है आपकी? मुंडा और संताल थे। ये यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। आपको यह जनजाति उड़ीसा और बंगाल में भी मिलेगी। यहाँ से आपका पीटी निकल सकता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेरार तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति थी? बेरार, कोली। यहाँ से पीटी जोड़ा मेल मेल करने के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। अब दक्षिण में हम देख लेते हैं कौन सी जनजाति थी, कोरागा, बेतर और मारवाड़। ठीक है, ठीक है। दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। अब यहाँ से भी आपका पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। दक्षिण में कौन सी जनजाति है आपकी? कोरागा, बेतर और मारवाड़। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। तभी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। अब यहाँ पर हमें देखना है भील जनजाति। ये जो भील जनजाति है ये आपकी कहाँ पर है? पश्चिमी और मध्य में है। ठीक है, भारत के पश्चिमी मध्य में फैली हुई है। और यह वह जनजाति है जो धीरे धीरे कर 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई लोग खेतीहर बन गए और जमींदार बन चुके थे। मतलब खेती करने लगे थे और क्या बन चुके थे? वे लोग जमींदार बन चुके थे। कई जमीन उनके अंदर में थी। ठीक है, परंतु इनमें से कई लोग अभी भी क्या थे? सिर्फ शिकारी संग्राह की बने रहे, क्योंकि कुछ लोग अभी तक क्या थे? वे लोग शिकारी संग्राह की बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब बीच जो जो क्षेत्र आ रहा है भारत में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र में, यहाँ पे कौन सी जनजाति फैल रही है? गोंड। ठीक है। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे और अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, जो खानाबदोश थे वो लोग किस तरह से रहते थे? जो जितने भी खानाबदोश लोग थे वे लोग घुमंतू थे। ठीक है,
तो ये लोग क्या करते थे, जानवरों को अपने साथ में ले लेकर ही घूमते रहते थे, और घूमते घूमते ये लोग व्यापार भी करते थे, ठीक है। और उनका जो जीवन सिर्फ दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था। वे खेती और अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसे ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का वे लोग विनिमय करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये लोग लेन देन करते थे। कुछ खानाबदोश जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, एवं एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद बिक्री भी करते थे। अब जो ये जो जाति थी, खानाबदोश एक घुमंतु थी, तो यहाँ से आपका पीटी पूछ सकते हैं, ठीक है। खानाबदोश लोग जाति वे लोग घूमते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। अब जो खानाबदोश जो जनजाति थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी जाति थी? बंजारा। उनका कारवा टांडा कहलाता था। अब इनका जो कारवा होता था, कारवा मतलब जो एक साथ जो कई लोगों की संख्याओं में जो चलते थे, उसको कारवा कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं का कारवा क्या कहलाता था? टांडा। यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अब अलाउद्दीन खलजी जो है, ये बंजारों का उपयोग क्या किसके लिए करते थे कि अपने बाजारों में अनाज की ढुलाई के लिए इनका यूज करते थे बंजारों का। कौन? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से ये सवाल बन सकता है। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की धुलाई का काम करते थे। तो ये बंजारे लोग मुगल सेना के लिए भी खदानों की धुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए ये लोग बैल अनाज ढोते होंगे। इनकी जो सेना थी मुगलों की, उनके अनाज भी लोग ढोते होंगे। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। एक मंडी है, पीटर मंडी, इन्होंने क्या किया? बाजारों का वर्णन किया है 17वीं सदी के आरंभ में भारत के। तो इसे आप पढ़ लेना। चलो एक बार रीडिंग मैं ही कर देती हूँ। सुबह हमारी मुलाकात बाजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से खरीदते और जहाँ और उस जगह ले जाते जहाँ वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसे वहां से फिर ऐसी चीजें लाद लाते जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है ना, यहाँ पे इतने से बताया गया टांडा के बंजारों के बारे में बताया गया कि ये लोग 14,000 बैलों के पास थे, ठीक है। ये लोग गेहूं चावल सब अनाज सब लाद के ये लोग चलते थे, और ये लोग पूरा परिवार लेके चलते थे अपने साथ में। और इनका जो आपका जो सौदागर था, ये लोग क्या करते थे? सस्ती जगह से माल खरीदते थे और उन्हें वे ऐसी जगह पे बेचते थे जहाँ माल और भी उच्च दाम में, ज्यादा दाम में बेच सके, ठीक है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे छोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। अब यहाँ पे फेरी वाली भी जातियां यहाँ पे है जो गांव गांव घूमकर भ्रमण करती हैं, सामान बेचती हैं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते हैं और बेचते हैं। अब ये लोग रस्सी, सरकंडे और फूस की चटाई बेचते, मोटे बोरे जैसे ये लोग बना बना कर बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। अब जो भीख मांगते थे ना, भिक्षुक लोग जो मतलब भिक्षा लेते थे, वे लोग भी घुमंतु सौदागरों का भी काम वे लोग करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अब इस समय में यहाँ देखो कि नर्तकों यानी कि जो नाचने वाले होते हैं, और गायक गाने वाले और तमाशबीन जो तमाशा नहीं दिखाते सड़कों पर, वे लोगों की भी जातियां यहाँ इस समय में थी, ठीक है, देखी जाती है यहाँ पर, इस समय में देखी जा सकती हैं। और वे लोग गाँव गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो यहाँ भी जरूरी है कि देखो, जब यहाँ से जब ये हमारा ये आपके समृद्ध शहर जब बन रहे हैं, आपके मुगल आ रहे हैं, तो इस समय में ये सारी जातियां अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है, देखने को मिलती है। ग्या- 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ।
अब 11वीं सदी और 12वीं सदी के आते आते जो क्षत्रिय है ना, उनके नए राजपूत जो गोत्र थे, उनकी ताकत में भी काफी इजाफा हो गया। वे हूण, चंडेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। ये जो राजपूत थे, ये कहाँ कहाँ से आते थे? आपके ये कहाँ कहाँ से आते थे? हूण, चंडेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपराओं से ये लोग आते थे, राजपूत लोग। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषकर कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण में अपने संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों का उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्य आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब यहाँ पर ये देखो कि इनमें से कई लोगों ने क्या किया, आज भी करते हैं, दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम धर्म को अपना ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो भी कहाँ के लोग अपना रहे हैं? आपके पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम के सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने। ठीक है, उन्होंने पहले ही अपने इस्लाम को उन्होंने अपना लिया। और फिर क्योंकि वे अपनी जाति व्यवस्था को वे लोग पसंद नहीं करते थे, ऊंच नीच इस धर्म में ज्यादा है, इस कारण से। न- गोंड गोंड जनजाति, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड वन वाले प्रदेशों में रहते थे, बहुत विशाल वाले जो वन प्रदेश होते थे वहां। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अब जो गोंड जनजाति थी, वे लोग क्या करते थे, जगह बदल बदल कर खेती करते थे और वे लोग छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अब गोंड जाति का अपना राजा होता था प्रत्येक कुल का, और उसको राजा को ही राय कहते थे यहाँ पर। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंद राज्य छोटे गोंद सरदारों पर हावी होने लगे। अब जिस समय सुल्तान की ताकत घट रही थी दिल्ली में, उस समय गोंद जो थे जाति, आपकी जो बहुत बड़े ज्यादा मतलब संख्याओं में थे, वे लोग क्या कर रहे थे, छोटे जो गोंद सरदार वगैरह थे उन पे वे हावी हो रहे थे, यानी कि उनके ऊपर वे लोग अपना आधिपत्य जमा रहे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कतंगा के गोंद राज्य में 70,000 गांव थे। अब गढ़कतंगा है, इसमें कितने राज्य थे? 70,000 गांव थे, और इसके बारे में जानकारी अकबरनामा से हमें मिलती है। यह आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंद कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। उप विभाजन बढ़ोतरी में होता था। 84 का उप विभाजन बढ़ोतरी में होता था, जो बारह बारह गांव को मिलाकर बनते थे। अब 84 गांव में आपका क्या था कि 12 गांव को मिलाकर बनाते थे। ठीक है, यहाँ से भी आपको पिच निकल सकता है। बड़े राज्यों के उदय ने गोंद समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। अब गोंद समाज में धीरे धीरे क्या हो रहा है, असमान सामाजिक वर्गों में वे भी विभाजित हो रहे हैं। ब्राह्मण लोगों ने गोंद राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। अब यहाँ पर गोंद समाज क्या कर रहा है, ब्राह्मणों को भी भूमि दे रहा है दान में, और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंद सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अब गोंद जो सरदार है, अब उनको क्या हुआ, उनको इच्छा क्या हुई कि वे अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करें, चाहत हुई इनको। इसलिए गढ़कतंगा के गोंद राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसी चाहत में गढ़कतंगा के राजा अमरदास ने क्या कर लिया, संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। अब जैसे उसके पिता ने संग्राम शाह की उपाधि धारण धारण कर ली राजपूत की, उसके बाद उसके पुत्र दलपत ने क्या कर लिया, चंदेल राजपूत राजा जो था सालवान, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, दुर्गावती से। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पीटी निकल सकता है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली।
अब जो यहाँ पे जो दलपत की जो पत्नी थी, रानी थी दुर्गावती, वे बहुत योग्य थी। उन्होंने किया, 5 साल के पुत्र के वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, यानी कि शासन उन्होंने चलाया। ठीक है। उसके समय में राज्य की और अधिक विस्तार हो गया। जब रानी दुर्गावती शासन कर रही थी तो उस वक्त उनके राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कतंगा पर हमला कर दिया। अब 1565 में मुगल का जो आसिफ खान जो नेतृत्व कर रहा था मुगल साम्राज्य का, उसे क्या कर लिया, गढ़कतंगा पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती से इसका और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसके समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब जो रानी दुर्गावती है यहाँ पर, उन्होंने बहुत बहादुरी से आसिफ खान का सामना किया और वे हार जाती हैं। पर हार जाने के बाद में क्या करती है, समर्पण नहीं करती हैं। समर्पण के करने के बजाय वे मर जाना बेहतर समझती हैं। ठीक है, तो वे मृत्यु को प्राप्त करती हैं और उसका पुत्र भी तुरंत बाद ही लड़ता हुआ मारा जाता है। यहाँ से भी पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि किसके रानी दुर्गावती का जो युद्ध हुआ है, मतलब कि जो सामना हुआ वो किस मुगल शासक के साथ हुआ था। तो आसिफ खान यहाँ पर आपका जवाब होगा। और पीटी यहाँ से भी निकल, कुछ सवाल यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये है आपकी फोटो है, एक नक्काशीदार दरवाजा है, गोंद जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में। यहाँ आपका दरवाजा है, इसकी फोटो यहाँ पे दिखाई जा रही है। गढ़कतंगा एक समृद्ध राज्य था। अपने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंदों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। अब गढ़कतंगा बहुत समृद्ध राज्य था। अब इसको क्या किया मुगलों ने, जब हराया है तो बेशकीमती सिक्के, हाथी बहुतायत में इन्होंने ले लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। अब जो वीर नारायण जो था, उनके चाचा कौन थे, चंद्र शाह, उनको दे दिया गया। गढ़कतंगा के पतन के बावजूद गोंद राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम यानी कि आपका वर्तमान में जिसको हम असम कहते हैं, अभी असम में रहते हैं ये लोग। म्यांमार से ये लोग 13वीं सदी में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस जाते हैं। उन्हें भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अब इन्होंने क्या किया, जो अहोम में एक व्यवस्था थी भूया, ठीक है, इस व्यवस्था को इन्होंने दमन किया और अपने करके अपने राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुंटियों और कोच होजो के राज्यों को अपना राज्य में मिला लिया। अभी एक राज्य था, इन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो चुंटियों और कोच हाजो यहाँ जो है, ये भी असम से संबंध रखते हैं। ठीक है, उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अब अहोम लोगों ने भी अग्निशास्त्रों का इस्तेमाल किया 1530 के दशक में ही, उससे पहले ही। और 1660 में आते आते उन्होंने क्या कर लिया, बारूद और तोपों का भी इन लोगों ने निर्माण कर लिया यहाँ पर। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। यहाँ पर मीर जुमला के द्वारा मतलब मुगलों ने अहोम पर हमला तो किया, किंतु ज्यादा समय तक इन लोगों ने यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पाया अहोम पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि अहोम पर किसी का भी साम्राज्य स्थापित रह ही नहीं सका पूरी तरह से। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अब अहोम जो राज्य था वह किस पर निर्भर था, आपका बेगार पर। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अब यहाँ पे जो अहोम राज्य है आपका, यहाँ बेगार पर निर्भर रहता था। और पाइक पाइक को ये अपने जनगणना के बाद में ये लोग अपने अ, इलाके में अपने पास में बुलवाते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों से ये लोग जबरन काम लिया करते थे।
अहोम लोग 22 लोगों से जबरन काम लिया करते थे। इस कारण से वे लोग जनगणना करवा कर, ठीक है, सघन आबादी वाले इलाकों से ये लोग इनको बुलवाते थे, और इसी कारण से इनका अहोम कुल धीरे धीरे करके टूट गया। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बाण लगभग सभी वयस्क लगभग सभी वयस्क लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए नए तरीके अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। कुल का अर्थ क्या हुआ आपका? खेल। यहाँ से सवाल बना हुआ है पीटी में पहले भी। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714-44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर अहोम लोग थे, ये लोग अपने देवताओं की उपासना वे लोग करते थे। किंतु 1414 में और 1714 से 44 के दौरान क्या हुआ, जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों को जो राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई थी, अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया, हिंदू धर्म यहाँ पे इन्होंने मंदिर वगैरह इन्होंने यहाँ पे बना दिए, जिस कारण से यहाँ पे हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा प्रभाव में आ गया और प्रधान बन गया। किंतु अहोम लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया अपनाया वे लोग उसको मानते भी थे, किंतु अपनी पारंपरिक जो उनकी आस्था थी ना, उस आस्था को इन अहोमों ने नहीं छोड़ा, उसको भी साथ में ये लेकर चलते रहे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। अहोम समाज आपका अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। अब अहोम समाज में क्या हुआ था, कवियों और विद्वानों को भी अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य क्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब बुरंजी एक तरह की एक ऐतिहासिक कृति है, जिसको असमिया भाषा में भी लिखा गया और उसकी अहोम भाषा में भी लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका पीटी बन सकता है। चलिए, आज का चैप्टर खत्म होता है और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज आपको पढ़ के कैसा लगा? क्लास अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी? आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को अगर आपको यह क्लास आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आ रही है, तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। आप सब अपना ध्यान